अल जज़ीरा नाम तो आप लोगों ने पहले ही सुना होगा, क्योंकि ये है पूरे मिडिल ईस्ट यानी कि पूरी मुस्लिम दुनिया का सबसे ऑथेंटिक और सबसे मशहूर मीडिया हाउस। एक ऐसा मीडिया हाउस, एक ऐसा मीडिया चैनल कि जिसके बारे में कहा जाता है कि आप इसकी तारीफ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी बुराई भी कर सकते हैं। मगर अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो है अल जज़ीरा को इग्नोर करना। आप इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में, जिस तरह की कंडीशंस में अल जज़ीरा ने हमेशा काम किया है, ऐसा काम दुनिया के किसी भी मीडिया हाउस ने नहीं किया है। वक्त-वक्त पर इसके जर्नलिस्ट को दुनिया के अलग-अलग इलाकों में बैन किया गया, कभी उनको परेशान किया गया, कभी जेल में डाला गया, कभी टॉर्चर किया गया, कभी ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, तो कभी-कभी तो ऑन द स्पॉट उनको कत्ल तक कर दिया गया। मगर फिर भी अल जज़ीरा ने कभी भी अपने काम में कोई फ़र्क नहीं दिखाया, वो बिल्कुल वैसे ही काम करता रहा, जैसा उसकी पहचान है या जैसा वो पहले से करता आ रहा था। अब वो चाहे इराक की वो वॉर हो, मतलब 2001 और 2002 वाली कि जिसमें अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के इराक पर हमला किया था। तो उस वॉर के बाद तो ये तक खबरें बाहर निकल कर आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश अपने दोस्त ब्रिटेन के साथ मिलकर अल जज़ीरा का जो मेन हेडक्वार्टर था यानी कि कतर के अंदर उस पर बॉम्ब करने का प्लान बना चुके थे। पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं किया, लेकिन वो इसको उड़ाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। इराक वॉर को छोड़कर अब अगर मिडिल ईस्ट में भी आ जाएं, तो अल जज़ीरा की पहचान रही है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का ये जो पूरा मैटर है, ये पिछले कई सालों से लगातार अल जज़ीरा ही कवर करता रहा है। इज़राइल क्या-क्या हरकतें करता है, ये अल जज़ीरा के ज़रिए से ही मेनली दुनिया को पता चल पाता है, जिसकी वजह से इज़राइल हमेशा से अल जज़ीरा से परेशान रहता है। कभी-कभी इसको परेशान करता है, कभी इसके रिपोर्टर्स को कैद करने की कोशिश करता है, तो कभी-कभी तो कत्ल तक कर दिया जाता है। जैसे अभी 1-2 साल पहले ही वो मामला हमने सुना था कि जब जेरूसलम के इलाके में एक लेडी जर्नलिस्ट थी अल जज़ीरा की, जो लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था, लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, उनको कत्ल कर दिया गया था इज़राइली आर्मी की तरफ से। मगर दोस्तों पुराने सारे मैटर्स को छोड़कर अगर करंट सिचुएशन पर भी आ जाएँ, यानी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और ये जो इस वक़्त जंग चल रही है इज़राइल और फ़िलिस्तीन की, इस जंग में भी गाज़ा के अंदर क्या-क्या हो रहा है, इज़राइल की क्या-क्या काले करतूत हैं, किस तरह की काली हरकतें ये कर रहा है, आम लोगों को किस तरह से निशाना बना रहा है, बच्चों को किस तरह से निशाना बना रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस के जो यूएन की तरफ से वहाँ पर मदद करने के लिए मौजूद हैं, उनके वर्कर को किस तरीके से निशाना बना रहा है। ये सब कुछ जो पूरी दुनिया को पता चलता है, ये मेनली अल जज़ीरा के ही ज़रिए से पता चलता है। कुछ परसेंट वहाँ पर छोटे-छोटे वीडियो क्रिएटर भी हैं, जैसा कि हम वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर, ऐसे ही कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं या यूट्यूब पर मौजूद हैं या ट्विटर पर यानी कि एक्स पर मौजूद हैं। तो उनके ज़रिए से भी कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बाहर आते हैं, वरना मेनली जो खबरें बाहर आती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल जज़ीरा के ज़रिए से ही दुनिया में पहुँचती हैं। क्योंकि पहले से ही गाज़ा के अंदर बाकी जो मीडिया हाउसेज़ हैं दुनिया के, उनका ज़्यादा एक्सेस था नहीं, और अब ये जो जंग शुरू हुई है इसमें तो कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है। अल जज़ीरा ऑलरेडी अंदर इसलिए मौजूद है क्योंकि वो पहले से मौजूद था। वहाँ के जो बहुत सारे लोकल लोग हैं वो अल जज़ीरा में काम करते हैं। ज़ाहिर है, मिसाल के तौर पर मैं ही अल जज़ीरा में काम करता हूँ। अब अगर गाज़ा के अंदर मैं मौजूद हूँ, अब ऑफ़िस-ऑफ़िस तो भूल ही जाइए, किसका ऑफ़िस, कैसा ऑफ़िस, वो तो सब खत्म हो चुका है, सब मलबे में बदल चुका है। तो अब अगर मैं वहाँ पर जर्नलिस्ट होऊँगा, तो मैं अब ऑफ़िस थोड़ी देखूँगा। मैं सोचूँगा अल जज़ीरा में मैं काम करता हूँ, मैं अपना माइक उठाऊँगा, बेसिक चीज़ें उठाऊँगा और कवर करना शुरू कर दूँगा और किसी भी तरीके से उनको फिर इंटरनेट का यूज़ करके बाहर भेजूँगा। बाकी सारा काम मेरे ऑर्गनाइज़ेशन का होगा, यानी कि अल जज़ीरा का, वो उसे कैसे लोगों तक पहुँचाती है, ब्रॉडकास्ट करती है। तो इस तरीके से वहाँ पर जो मेन किरदार अदा किया है, वो अल जज़ीरा ने किया है। इसके कई जर्नलिस्ट वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इवन वहाँ के जो हेड हैं अल जज़ीरा के गाज़ा के अंदर, उनको किस तरीके से टारगेट किया गया, ये लगातार आपने देखा होगा। उनकी जानबूझकर फैमिली को टारगेट किया गया, उनके बेटे की शहादत हुई, उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग और भी ख़त्म हो गए। खुद वो भी कई बार घायल हो चुके हैं, अस्पताल में पहुँच चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो बार-बार फ़ील्ड पर उतरते रहे। यानी इज़राइल एक तरीके से उनको डराने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी कवरेज बंद कर दें, लेकिन उन्होंने कवरेज बंद नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं दबूँगा तो बाकी जितने भी छोटे-मोटे रिपोर्टर होंगे जो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, वो भी दब सकते हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में इज़राइल लगातार जो अल जज़ीरा है उसको ये धमकी दे रहा था कि हम बैन कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम आतंकवादी चैनल हो, तुम हमास की ज़बान बोलते हो, तुम इज़राइल के खिलाफ हो, जानबूझकर हमें गलत दिखाते हो। तो लगातार इस तरह के बयान दे रहा था, धमकियाँ दे रहा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन अब फाइनली खबर निकल कर आई है कि इज़राइल की तरफ से अल जज़ीरा के खिलाफ एक्शन लिया गया है और अल जज़ीरा को बैन कर दिया गया है।
हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इन लोगों ने सबसे पहले तो अपना जो इनका एक तरीके से कह सकते हैं वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर एक बिल पेश किया, उसको पास किया वहाँ के लॉ मेकर्स की तरफ से। अब ये जो बिल पास होकर नया कानून बना है, इसके तहत वहाँ के जो कुछ सीनियर मिनिस्टर हैं, यानी ताकतवर जो नेता हैं आजकल, नेतन्याहू समेत जो भी 2-4 और होंगे बड़े-बड़े, उनको ताकत मिल चुकी है कि वो जब भी चाहें किसी भी जो फॉरेन मीडिया हाउस होगा उसको बैन कर सकते हैं, उसके सिस्टम को रोक सकते हैं, अगर उनको लगे कि ये इज़राइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ज़ाहिर है इतना घुमा-फिरा कर ये जो बिल बनाया गया, पूरा कानून बनाया गया, ये तो सिर्फ़ नाम के लिए बनाया गया, वरना मेन टारगेट अल जज़ीरा ही था, उसी के लिए कानून बना था, क्योंकि जैसे ही इसको पास किया गया, सबसे पहले नेतन्याहू की तरफ से ऐलान हो गया कि हम अल जज़ीरा को बैन करते हैं, उसके सारे सिस्टम को, उसकी सारी कार्रवाइयों को अपने यहाँ पर ब्लॉक करते हैं। किसके ज़रिए से? उसी कानून के ज़रिए से जो पास हुआ है। नेतन्याहू सिर्फ़ यहीं पर नहीं रुके हैं, उन्होंने तो इसे टेररिस्ट चैनल घोषित कर दिया है कि ये तो भाई जो हमास है उसी का प्रोपेगेंडा फैलाता है, और जो 7th ऑफ अक्टूबर को इज़राइल के अंदर हुआ था, हमास की तरफ से किया गया था, उसमें खुद अल जज़ीरा के वर्कर शामिल थे, इज़राइल के मुताबिक। वैसे मैं बहुत सारे इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ रहा था, कुछ एक्सपर्ट्स की मैंने राय देखी, ओपिनियन देखा, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये जो फैसला लिया गया है, इसका फील्ड पर कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला है, बल्कि ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल फैसला है, यानी कि पॉलिटिकल मोटिव से लिया गया है। कतर जो है, जो इसको फंड करता है, जिसके ज़रिए से ये चलता है अल जज़ीरा, उसको मैसेज देने की कोशिश की गई है। आपको पता होगा कतर को बहुत लंबे वक़्त से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम किसी तरीके से हमास को अपने कंट्रोल में लो और उसको झुकने के लिए मजबूर करो। हालाँकि बीच में खबरें आई थी कि कतर मान भी रहा था, लेकिन फिर भी या तो वो मान नहीं रहा होगा, या मान रहा होगा तो उतना नहीं मान रहा होगा जितना अमेरिका और इज़राइल चाह रहे होंगे। क्योंकि कतर और हमास आपस में आपको पता है दोस्त हैं, उसके कनेक्शन अच्छे हैं, वही मीडिएटर बना हुआ है, यानी कि बिचौलिया इन दोनों के बीच डील वगैरह भी करवा रहा है। तो उसको मैसेज देने की कोशिश की गई है कि लो हम ये कर सकते हैं। वैसे ज़मीन पर कोई ख़ास असर नहीं होने वाला है इसका, क्योंकि गाज़ा के अंदर जो कंट्रोल है वो कोई इज़राइल का नहीं है। पहले हमास का हुआ करता था, और अभी भी, अब तो जंग के हालात हैं, किसी का भी कोई ख़ास कंट्रोल नहीं है। कौन कैसी रिपोर्टिंग कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ, किसे खबर है? दिन भर में इतने लोगों की मौत हो जा रही है, तो किसी को किसी की खबर नहीं है, तो ऐसे वक़्त में तो कौन ही रोकेगा? और वैसे भी वहाँ पर इज़राइल का कंट्रोल नहीं चलता है, तो वहाँ पर अल जज़ीरा की कवरेज, अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग नहीं रुकने वाली है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा तो मुझे लगता है वेस्ट बैंक में पड़ सकता है, वरना वेस्ट बैंक में भी ज़रूरी नहीं है कि कोई फ़र्क पड़े। इज़राइल जो है खुद इनका अपना पूरा सिस्टम, अपना पूरा इलाका, इसमें हाँ पूरी तरीके से अब ब्लॉक हो जाएगा, बैन हो जाएगा अल जज़ीरा अगले आदेश तक के लिए। वैसे आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मिडल ईस्ट में सिर्फ इज़राइल ही नहीं है कि जिसको अल जज़ीरा से प्रॉब्लम है। इज़राइल के अलावा सऊदी अरबिया हो, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, ये सारे ही वो देश हैं जिनको अल जज़ीरा से अभी नहीं बल्कि हमेशा से प्रॉब्लम रही है। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और किस लेवल की रही है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2016 और 17 के दौर में जब इन सारे देशों ने, यानी गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह ने कतर को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, उसके ऊपर तरह-तरह के सैंक्शन लगाए थे, उसे गल्फ से अलग करने की कोशिश की थी। तो जो सब कुछ नॉर्मल करने के लिए कतर के सामने शर्त रखी गई थी, यानी ब्लॉकेड हटाने के लिए, तो पूरी एक लिस्ट थी 12-13 चीज़ों की। 12-13 शर्तें थी कि इनको मान लो, हम तुम्हें गल्फ में ले लेंगे और सारा मतलब जो सैंक्शन वगैरह हैं, ब्लॉकेड वगैरह है, हटा देंगे। तो जानते हैं, उन 12-13 शर्तों में से जो टॉप शर्त थी, मतलब पहले दूसरे नंबर पर ही, वो कौन-सी थी? वो थी कि अल जज़ीरा को शट डाउन कर दो, यानी कि अल जज़ीरा को पूरी तरीके से खत्म कर दो। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि इज़राइल के अलावा इन सारे देशों को भी अल जज़ीरा से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। फ़िलहाल इस पूरे मैटर से रिलेटेड कमेंट्स बॉक्स में मैं आप लोगों की कीमती राय का इंतज़ार ज़रूर करूँगा। अपनी कीमती राय ज़रूर दें। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं आइंदा वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। बाकी हाँ, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चाहें तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।